नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बने फार्मूले की, 2024 को लेकर जेडीयू में हुए बड़े बदलाव की, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल के दावे की, घुटनों पर आए असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा की, साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान में वसुंधरा को लगने वाला है एक और झटका। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गणतंत्र दिवस परेड को लेकर छिड़े सियासी घमासान के। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठा आरक्षण मामले को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने दी शिंदे सरकार को चेतावनी। कहा, सरकार ने नहीं मानी बात तो मुंबई में जुटेंगे 3 करोड़ मराठा, रोका तो फडणवीस के घर पर धरना। असम में सामुदायिक टकराव का होगा अंत, उल्फा और केंद्र सरकार के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को सदन में आप का लीडर बनाने की अपील को किया खारिज। कहा, आपकी अपील कानून के तहत नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं की जा रही है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 170 अंकों की गिरावट के साथ 72,240 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ 21,731 के अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। खबरों की माने तो इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाला है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने भी राज्य सरकारों को आदेश दे दिया कि 5 जनवरी के बाद चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी का वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यानी 6 जनवरी से डीएम, एसडीएम, तहसीलदारों के तबादले नहीं हो सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारों को चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। तो दूसरी ओर अब इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 28 दलों के बीच अगले 10 दिनों के अंदर सीटों के बंटवारे का काम पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले में सभी दलों के बीच सहमति बन जाएगी। ज्यादातर राज्यों के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है और जहां मामला तय नहीं हुआ, उन राज्यों के लिए जल्द ही इंडिया गठबंधन के घटक दल बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि जहां पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है, वहां सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही जहां पुराने गठबंधन हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहां भी 2019 का फार्मूला अपनाया जा सकता है। यानी दक्षिण भारत में सीट बंटवारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली। सिर्फ महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पंजाब और दिल्ली में सीटों को लेकर सहमति बनाई जानी है और ये काम जनवरी के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से भी ये संकेत दिया गया है कि जनवरी के आखिर में पार्टी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी और इससे पहले 14 जनवरी से मणिपुर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में 6,200 किलोमीटर लंबी न्याय यात्रा शुरू की जाएगी, जो 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर समाप्त होगी। सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है। इधर 2024 को जीतने के लिए नीतीश ने भी बड़ा सियासी दांव चला है। जेडीयू की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में खत्म हो चुकी है। बैठक से पहले मीडिया में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उससे साफ हो गया है कि जेडीयू में कोई दो फाड़ नहीं है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हो गई और अंतिम दिन जेडीयू के अंदर बड़े बदलाव की खबर भी सामने आई। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा था और इससे पहले अपना इस्तीफा भी दे दिया और लल्लन सिंह के प्रस्ताव को पार्टी की कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि उन्होंने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का मन बना लिया था। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लल्लन सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ने का अनुरोध किया था। उन्होंने खुद नीतीश कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। लल्लन सिंह ने जुलाई 2021 में आरसीपी सिंह के हटने के बाद पार्टी की कमान संभाली थी। लल्लन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद भी हैं।
आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसने नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। नीतीश ने जेडीयू के अंदर चल रहे सभी मुद्दे सुलझा लिए हैं, जिससे बीजेपी फिर से बिहार में फंस गई है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी फंस गई है। देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा इस वक्त खबरों में है। राहुल गांधी अपनी हर मीटिंग में इसे जोर शोर से उठा रहे हैं और राहुल गांधी के दबाव का ही असर है कि बीजेपी भी इसे लेकर दबाव में है। बीजेपी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं कर पा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बना रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में जातीय जनगणना होना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ना तो वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है और ना ही इसका विरोध कर पा रही है। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने दावा किया कि जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने उठाया था, जिसे दूसरे दल अब अपना बता रहे हैं। अखिलेश के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जवाब दिया। पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना कोई क्षेत्रीय दल कर ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना कराने का काम केंद्र का है और कोई एक राज्य पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं करा सकता। ये कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ही करा सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी का आधार सिर्फ यूपी में है, जबकि कांग्रेस का देशव्यापी आधार है। आपको बता दें कि बीते 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया था और राहुल गांधी का साफ कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी और राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी और आरएसएस दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों संघ प्रमुख की ओर से भी साफ कर दिया गया था कि जातीय जनगणना का वो समर्थन करते हैं। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख की ओर से भी ये साफ कर दिया गया था कि जातीय जनगणना का वो समर्थन करते हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता भी इसका समर्थन कर चुके हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे को मोदी और बीजेपी ने भी उठाना शुरू कर दिया है। इधर हिंदुत्व पर तीखे बयान देने वाले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी फंसते नजर आ रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद की छवि एक बड़े हिंदूवादी नेता की गढ़ने की कोशिश की है और इसे लेकर वो ऐसे बयान देते रहते हैं जो उनकी पार्टी की ही मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब शर्मा ने जो काम किया है उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 28 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गीता के अनुसार शूद्रों का कर्तव्य अन्य 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है और ये ट्वीट जल्द ही वायरल हो गया। ट्वीट को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा बुरी तरह से फंस गए। विवाद बढ़ा तो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। शर्मा ने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर माफी मांगता हूँ, ये गलत अनुवाद की वजह से हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि खुद को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर समझने वाले बीजेपी के नेता को क्या गीता का भी ज्ञान नहीं है? दलितों के लिए अपमानजनक ट्वीट करने के बाद से ही हिमंत विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने तो इसे बीजेपी की मानसिकता तक बता दिया और कहा कि हिमंत ने जो लिखा है वो बीजेपी की मानसिकता है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीते दिनों कहा कि शूद्र का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है। शर्मा की सोच के पीछे बीजेपी है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि देश का पिछड़ा, दलित और शोषित वर्ग मजबूत हो, समाज में उन्हें उनका हक और भागीदारी उन्हें मिल सके। यह है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शीनित ने भी ट्वीट कर हिमंता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनर्गल बयानबाजी के बेताज बादशाह हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शूद्र का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है। घोर विरोध के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन यही बीजेपी की असली सोच है। जन्म के आधार पर एक मनुष्य को दूसरे से कमतर आंकना भाजपा का चरित्र है। हिमंता के बयानों से चुनावी साल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। मुश्किल में तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी नजर आ रही हैं। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद अब भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी एमपी मॉडल की छाप दिखाई दे रही है। खबरों की माने तो राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा के साथ एक बड़ा खेला होने वाला है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे वक्त से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। खबरों की माने तो शनिवार 30 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि कितने मंत्री शपथ लेंगे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। उनका दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम पहले से ही तय था। वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों की सूची लेकर आए।
सीएम भजनलाल का पहले राज्यपाल से मिलने का भी कार्यक्रम था। अब आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 15 दिन का समय बीतने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में एमपी मॉडल की झलक दिखाई दे सकती है। जयपुर राजभवन में भी शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें 15 से 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। वैसे राजभवन ने पिछले कई दिन से शपथ ग्रहण की तैयारियां कर रखी हैं। यहां शपथ ग्रहण के मंच के साथ लोगों के बैठने के लिए शामियाना भी बनाया गया है। मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह मिलने की संभावना है। हालांकि कई वरिष्ठों को भी जगह दी जाएगी ताकि सरकार चलाने में उनके अनुभव का फायदा लिया जा सके। महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही जो सांसद विधायक बने हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है या नहीं। राजस्थान में वसुंधरा को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर गजा को खाली कराने की तैयारी भी इजराइल ने कर ली है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग को 3 महीने होने वाले हैं। इस जंग में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच यूएन ने गजा को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं उससे लोगों की रूह कांप जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के 3 महीने होने वाले हैं और फिलहाल संघर्ष रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि गजा खाली होने के कगार पर है, क्योंकि क्षेत्र की करीब 85% पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेशन अफेयर्स यानी UNOCH ने दावा किया है कि गजा में जारी इजराइल की कार्रवाई में 19 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये क्षेत्र की कुल आबादी का अनुमानित 85% हिस्सा है। इसके अलावा यूएन ने गजा में महिलाओं और बच्चों की बुरी हालत का ब्यौरा भी दिया है। यूएन ने कहा कि यहाँ कई बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। UNOCH ने ट्वीट किया, गजा में अधिकांश लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई परिवार सुरक्षा के लिए बार बार जगह बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। खाने पीने का ज्यादा सामान न होने की वजह से जीवन के लिए बुनियादी चीजों की कमी है और साफ सफाई की कमी बुरे हालात को और बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के हिसाब से गजा में 4 में से 1 फिलिस्तीन भोजन की कमी से जूझ रहा है। उत्तरी गजा का अधिकांश भाग तबाह हो चुका है। बड़े पैमाने पर यहाँ से लोगों का पलायन हो चुका है और कई हफ्तों से ये दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। कई लोगों को डर है कि गजा के दक्षिण क्षेत्र में भी ऐसा ही हश्र होगा। इजरायली सेना ने गजा में शहरों, कस्बों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाकर जमीनी और हवा से हमले किए, जिसमें अब तक कई लोगों की जान चली गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात गणतंत्र परेड को लेकर छिड़ी सियासी महाभारत की। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार दिल्ली पंजाब की झांकी दिखाई नहीं देगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की है। आपने मोदी सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार बीजेपी शासित राज्यों को लगातार मौका दे रही है, जिससे दिल्ली में सियासी महाभारत छिड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब के साथ एक बार फिर मोदी सरकार ने खेला कर दिया, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा गर्मा गया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली और पंजाब की झांकी नहीं शामिल करने को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ पंजाब की झांकी भी रिजेक्ट हुई है। ये इत्तेफाक नहीं है, केंद्र आपसे बदला ले रही है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, केंद्र 3 साल से दिल्ली की झांकी रिजेक्ट कर रही है। आखिरी बार दिल्ली की झांकी 2021 में प्रदर्शित हुई थी। इस साल हम दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक दर्शाने वाले थे। केंद्र ने हमें झांकी में बदलाव के सजेशन दिए थे, जो हमने किए थे। अगर झांकी में और बदलाव होना था तो केंद्र को हमें बताना चाहिए था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 27 दिसंबर को कहा था कि केंद्र ने भेदभाव किया है। जिन भी राज्यों की झांकी सिलेक्ट की गई है उनमें 80% में बीजेपी की ही सरकार है, जिस पर पंजाब बीजेपी ने कहा था कि सीएम भगवंत मान इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवंत मान खुद की और अरविंद केजरीवाल की फोटो झांकी पर चाहते थे। मोदी सरकार ने एक बार फिर विपक्ष की झांकियों को गणतंत्र परेड में जगह न देकर ये साबित कर दिया कि केंद्र का व्यवहार बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला है। आपको बता दें कि झांकियों का अप्रूवल या रिजेक्शन का अधिकार रक्षा मंत्रालय के पास होता है। रक्षा मंत्रालय की एक स्क्रीनिंग कमेटी इस काम को देखती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।